हेलो एवरीवन। सो एसबीआई क्लर्क 2021 नोटिफिकेशन आ गया है एंड आई होप आप लोग प्रिपरेशंस में लग गए होंगे अभी से ही, क्योंकि डेट्स भी अनाउंस हो गई एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स की डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं बट वो मिड जून में हो जाएगा आई गेस। एंड मेंस की डेट आपको पता है, मेंस डेट्स अनाउंस हो गई हैं। 31 ऑफ जुलाई को मेंस है और अब आपके आई थिंक अप्रैल भी ख़त्म हो गया, तो आपके पास ज़्यादा दिन भी नहीं है। आई थिंक 45 डेज़ 40 days we can expect. And this is my SBI Clerk 2020 prelims result. I'm gonna share that how I cleared this exam, prelims exam, and what should be your approach to clear prelims exam. And then I will tell you how you should approach for mains exam. In this video I will share that मैंने 2020 में होने वाले जितने भी बैंक्स एग्ज़ाम्स थे उनके प्रीलिम्स कैसे क्लियर किए। सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स क्लियर किए थे। एंड व्हाट आई एग्जैक्टली यूज्ड टू डू एंड व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड टू क्लियर एनी बैंक्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सो आपका प्रीलिम्स जून में होना है और आपकी जो मेंस है उसकी डेट फिक्स है 31 जुलाई को होना है। एंड हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि मिड ऑफ द मंथ में हो सकता है प्रीलिम्स, जून के 15 तक हो जाएगा आई गेस। तो अगर आप आज से देखते हैं तो आपके पास 45 डेज़ होते हैं, जिसमें से जो लास्ट 20 डेज़ होते हैं एग्ज़ाम से पहले उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है। कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाकर पढ़ना उसे, और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे जितनी भी आपको कमांड करनी है वो सारी अभी करनी है। जो इनिशियल 25 डेज़ हैं आज से, तो आपको अभी वही करना है। लास्ट 20 डेज़ में आपको मॉक देना है, अपने आप से compete करना है, आपको अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव करना है और आपको अपनी जो लास्ट परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करना है। आपको उतना ही सीरियस होकर मॉक देना है हर दिन जितना सीरियस आप एग्ज़ाम में देने जाते हो। तो और जो इनिशियल 25 डेज़ हैं उनमें आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है। तो मैं आपको टाइम टेबल में यही बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिनसे आपको आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के 100% चांसेस बन जाएं और आप अपना मेंस का भी साथ साथ में पढ़ते रहो। 3 थिंग्स आई वांट टेल यू बिफोर शेयरिंग माय टाइम टेबल। कि फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको कोई भी टाइम टेबल, किसी का भी टाइम टेबल अगर आपको फॉलो करना है तो आप उसका टाइम टेबल फॉलो करो, उसका टाइम मत फॉलो करो, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका बॉडी क्लॉक अलग होता है। तो जब आपका ब्रेन ज़्यादा अटेंटिव होता है, कुछ बच्चे सुबह उठते से ही पढ़ने लगते हैं 5 बजे उठ के, कुछ बच्चे रात भर पढ़ते हैं। तो आपका ब्रेन जब ज़्यादा अटेंटिव हो आपको तब पढ़ना है, फोर्स नहीं करना है अपने आप को। फिर क्या होगा कि आप पढ़ोगे बट आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या डीमोटिवेट हो जाओगे और रिग्रेट करोगे कि आपको दिन निकल गया और आप पढ़ नहीं पाए। तो बट आपको अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो फिक्स रखने हैं। जितना आपने सोचा है सुबह उठ कर कि आज मुझे ये करना है, वो आपको करना है। एक्चुअली आपको मतलब बहुत एफ़र्ट्स करने के उस टारगेट को पूरा करना है। बट आपको ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करना है कि 3:30 से 4:30 तक ये पढ़ना है, फिर वो, क्योंकि वो उस पीरियड में नहीं हो पाएगा पूरा, तो आप अगला जो पढ़ोगे उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। ओके। एंड सेकंड थिंग इज़ डोंट प्लान लॉन्ग टर्म टारगेट्स। बहुत ज़्यादा 2-3 हफ्ते के टारगेट्स नहीं बनाने हैं, फिर वो पूरे होते नहीं है, क्योंकि मेरे केस में तो नहीं हुए कभी आज तक। तो आप अपना जो दिन है, जो आपका दिन है आज का, सिर्फ वही प्लान करना है और उसे पूरा करना है बस। आपको हैवी नहीं लगना चाहिए कि नेक्स्ट डे, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये रह गया या कल वाला रह गया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर। इसलिए आप सेम डे पर जो आप कर रहे हो सिर्फ उसके लिए टारगेट करना है आपको, और सुबह उठते से ही आपको फिक्स करना है कि आज आपको क्या पढ़ना है। और थर्ड है कि आपको थोड़ा ब्रेक भी लेना है। ऐसे नहीं कि आप 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा करती थी और वो अच्छा नहीं होता है। हम ज़बरदस्ती अपने आप को थकाते रहते हैं। तो आपको ब्रेक लेना है, अपने आप को रिलैक्स भी करना है। नाउ लेट्स कम टू द टाइम टेबल। सो डिवाइड योर सब्जेक्ट्स ऑन रेगुलर एंड ऑल्टरनेट बेसिस। सो आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली पढ़ना है और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको ऑल्टरनेट में पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन्हें
जो अल्टरनेट सब्जेक्ट है उन्हें रेगुलरली भी पढ़ सकते हो, रोज़ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है, मेंस भी क्लियर करना है। आपको आज से ही डे 1 से ही मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश करना ही करना है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे बच्चे मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मैंने 2 से 3 भी प्रेफर किए हैं जब मेरे मेंस एग्ज़ाम्स होते थे। पर फिर क्या होता था कि जब मैं पढ़ती थी और मैं बहुत सारा पढ़ने के बावजूद भी बहुत डाउटफुल रहती थी कि मेरा वो वाला पार्ट रह गया या ये वाला पार्ट रह गया। फिर मैं अपनी प्रिपरेशंस पे डाउट करती थी कि कहीं वही पार्ट ना आ जाए। तो जब हम किसी चीज़ का 100% नहीं करते हैं, भले ही हम बहुत सारा कर लेते हैं, फिर भी हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। तो एक ही सोर्स प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने लास्ट 4-5 अभी इसी साल जो मेंस दिए हैं, सिर्फ मैंने अफेयर्स क्लाउड ही प्रेफर किया था और A to Z सब पढ़ लिया था, मतलब कुछ और देखा ही नहीं उसके अलावा। और मुझे मेरे GA तो अच्छा ही रहा है हमेशा से। उस वजह से मेरे मार्क्स GA में तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि सही नहीं आए, अच्छे नहीं आए हैं। तो कोई भी सोर्स आप प्रेफर करें। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इस वीडियो में कि मुझे क्या वर्क, किस चीज़ ने मेरे लिए अच्छा वर्क किया है। आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं, बट अफेयर्स क्लाउड अच्छा रहा मेरे लिए। अच्छे क्वेश्चंस आए वहाँ से। एंड इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं एडिटोरियल के लिए। मैंने भी ट्राई किया था, बट मुझे नहीं समझ आया वो, क्योंकि सुबह सुबह उठ के फिर उसके साथ एक डिक्शनरी लेके बैठना बहुत इरिटेट करता था वो। हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, क्योंकि हम हर रो में डिक्शनरी नहीं खोल सकते हैं हर रो पढ़ने के बाद। तो और वैसे भी आप थाउजेंड्स ऑफ वोकेबलरी लिख भी लो, लर्न भी कर लो, फिर भी जब आप एग्ज़ाम देते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको सारी वोकैब बन जाए। बस आपको बेसिक वोकैब आना चाहिए, जो इकोनॉमी टर्म्स होती हैं, जो बेसिस होते हैं, आपको वो आना चाहिए। वोकैब वहाँ ठीक है, जब आप कॉम्प्रहेंड करते हो तो आपको, बट आप सब कर लोगे ये ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है कि आप जब भी इंग्लिश पढ़ो, आपको सिर्फ इस चीज़ पे कमांड करनी है कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप कितना फ्लुएंटली पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो। उसके लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर से नहीं तो किसी ऐप से पढ़ सकते हो। मेरे फ़ोन में एक ऐप थी वोकैब 24, उसमें द हिंदू या फिर इकोनॉमिक टाइम्स से जो इश्यूज़ होते हैं, बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, नेशनल इश्यूज़ होते हैं, उन पे एडिटोरियल्स आते थे अपडेटेड, और फ्री में है वो ऐप। तो मैंने आई डोंट नो, किसी ने सजेस्ट की थी, मुझे याद भी नहीं तो मैं उससे पढ़ लेती थी। वो भी सोते टाइम, मतलब 2 मिनट में 3-4 2 मिनट में नहीं, मतलब जितना भी हो सके 2-3 एडिटोरियल्स पढ़ लिए, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, बट बस आपको फ्लुएंटली पढ़ना आना चाहिए। आप जल्दी जल्दी वो पैरा पढ़ो और उसे कॉम्प्रहेंड करके उसका डेटा समझो, वो उतना ही ज़रूरी होता है। ग्रामर रूल्स भी ज़रूरी होते हैं, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी आपको कि और सेक्शंस। बट हाँ, रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो, क्योंकि आपकी हैबिचुअल एक्शंस आपको एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। आपकी जो हैबिचुअल एक्शंस है, अगर आपकी हैबिट हो जाएगी एक एक लाइन पढ़ने के बाद उसे डिक्शनरी में चेक करने की, तो आप एग्ज़ाम में भी फिर वैसे ही करोगे। इसलिए आपको अपनी हैबिट ही ऐसी बनानी होगी प्रैक्टिस करते टाइम। तो जी, आप 2 घंटे कर सकते हो, इंग्लिश 1 घंटा सफिशिएंट है आई गेस। ऑन ऑल्टरनेट बेसिस आप कभी क्वांट कर सकते हो एंड कभी रीजनिंग कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों भी कर सकते हो दिन में। इतना टाइम नहीं लगता है, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं लगता है एक्चुअली। सो क्वांट में जो प्रीलिम्स को अगर हम टारगेट करते हैं तो कुछ ही जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें पता है यही आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सीरीज़ आती है, मिसिंग एंड रॉन्ग भी आती है। प्रीलिम्स में रॉन्ग भी आने लगी है अभी। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं एंड DI। तो अर्थमेटिक और DI तो थोड़ा वास्ट सेक्शन हो जाता है। तो आप लोग जो आपका एग्ज़ाम में जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं ना, बस आपको क्या करना है कि आपको अभी डेटा इकट्ठा कर लेना है क्वांट के लिए, कि आपकी PDFs इकट्ठी कर लेनी, बहुत सारा ऑनलाइन अवेलेबल है डेटा। तो आप अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन अगर आप करना चाहो तो आप रोज़ भी कर सकते हो, या तो आप मॉक देते हो तो वहाँ तो हो ही जाती है खैर। बट अभी जो इनिशियल 25 डेज़ हैं, आज से जो 25 डेज़ हैं, आप
20 क्वेश्चंस, बट आपको जो भी करना है ना बिना ब्रेक के करना है। ऐसा नहीं करना कि 4-5 घंटे यही चीज़ कर रहे हैं। 20 अप्रॉक्सीमेशन करने हैं ना, तो 20 अप्रॉक्सीमेशन इन अ रो करने हैं। देन क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 5 मतलब ये आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले जो पैटर्न है, जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का, उनको आपको अपने हैबिचुअल एक्शन में आपको उसी ड्यूरेशन में जल्दी जल्दी वो करने की हैबिट होना चाहिए। एक साथ 100 क्वेश्चंस कर लेना, 200 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, बट अभी आपको यही करना चाहिए। जो सामने 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो कर दो। इजी या टफ नहीं इकट्ठे करके लाने हैं। प्रीलिम्स में जो सामने आता है, आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, देन सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस कर लो, क्वांटिटी बेस्ड 5 क्वेश्चंस कर लो। बस आपको ये डेटा पहले से लेकर रखना होगा। जब अपना स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, आपके पास ये मतलब सारा कुछ अरेंज होना चाहिए। देन अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस जो भी हैं, जो भी रो में, कभी भी अर्थमेटिक को टॉपिक वाइज मत करना, क्योंकि सब करने के बाद भी आपको लगेगा कि आपको अभी भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो जैसे एग्ज़ाम में आते हैं ना, वैसे ही आपको करना है। आपके अगर आप SBI क्लर्क 2021 टारगेट कर रहे हो, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करने में भी एक टाइम लगता है और आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं वाले। फिर DI करना है। DI के 2 से 4 DI आपको करनी है रोज़। अब बस आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है और आपकी एक्यूरेसी पे वर्क करना है। तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। हो सके तो आपको एग्ज़ाम में 20 मिनट्स मिलते हैं इस सेक्शन को करने के लिए। तो अगर आप अभी कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास सब कुछ अरेंज नहीं है, तो आप 1 से 2 घंटे का टाइम ले सकते हो, बट आपको ये रोज़ करना है। और हर चीज़ को जब आप काउंट करोगे, तो जब पूरा काउंट ख़त्म होगा तभी ब्रेक लेना है। बीच बीच में ब्रेक नहीं लेना है, ऐसे आप बहुत बोर हो जाओगे। फॉर रीजनिंग यहाँ पे भी पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस। इनपुट आउटपुट नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है आजकल प्रीलिम्स में, कभी कभी 25 मार्क्स तक भी आ जाते हैं, तो आपको ये भी करना है। तो जो बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के अलावा जो टॉपिक्स हैं, उनको आप ऑल्टरनेट में कभी कभी प्रैक्टिस रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मॉक करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप एनालाइज कर पाओगे। वहाँ जब आप मॉक दोगे, वहाँ आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना है इन टॉपिक्स को लेकर। बट आप रेगुलर बेसिस पे अगर आपको कुछ करना है, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स 10 तो करनी है एटलीस्ट एक दिन में। और वो भी आपको अगर आपके पास स्टॉप वॉच है, टाइमर है, तो आप वहाँ से लगा के आप देखो कि जब मैं करती थी तो मैं देखती थी कि 1 मिनट में हो रही है या 2 मिनट में हो रही है, या तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसी आती है पजल, तो आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। क्योंकि आपको क्वेश्चन चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। जब आपका एग्ज़ाम वो लेंदी दिखती, रीजनिंग लेंदी होती है थोड़ी सी, बट वो इजी होती है। प्रीलिम्स है तो इजी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है अगर रीजनिंग में, तो पजल्स तो करनी है, फिर भी 10 मिनिमम 10 तो करनी है। उससे ज़्यादा आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो जो आपको रेगुलर बेसिस पे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनमें है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। तो एज आई टोल्ड यू, जो जनरल अवेयरनेस है उसमें मैं अफेयर्स क्लाउड ही प्रेफर करती हूँ। तो जो अफेयर्स क्लाउड है उसमें डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं, वीकली भी PDFs आती हैं, एंड मंथली भी आती हैं, पॉकेट PDF भी आती है। तो बहुत सारे PDFs आती हैं अलग अलग। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको वन लाइनर्स पढ़ने हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और उसमें एक जिन्होंने पेड लिया हुआ है, मैंने 2020 का लिया हुआ था, तो उसमें लास्ट में एक सेक्शन होता है जिसमें पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है, जैसे डिफेंस हुआ, नेशनल अफेयर्स हुए, फाइनेंशियल हुआ, ऑब्ituaries हुई, तो उन पर्टिकुलर हर टॉपिक पे सिर्फ उस PDF में सिर्फ उसी के बारे में डेटा होता था, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और हर मंथ का होता था अपडेटेड, हर मंथ के हिसाब से अपडेट होता जाता था। तो मैं कैसे पढ़ती थी मैं आपको वो बताती हूँ। मैं डेली कभी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि डेली पढ़कर फिर मैं भूल जाती थी और मैं उसे रिवाइज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ दिन में पढ़ना होता है, तो दिन भर जी ही नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो वीकली PDFs होती थी, वो 20 या 20 पेजेस या 22
पेजेस की होती है वीकली पीडीएफ। तो उसमें क्या होता है कि आप पूरे वीक का, तो मैं 3-4 दिन में मेरी वो वीकली ख़त्म हो जाती थी। आपको जब भी कभी इमरजेंसी जब एग्ज़ाम आ जाता है तो आप 2 दिन में भी ख़त्म हो जाती है, 1 दिन में भी हो जाती है। तो मैं जब एग्ज़ाम नहीं होता था, 2-3 मंथ्स होते थे, तो मैं 3 डेज़ में कंप्लीट कर देती थी एक वीकली पीडीएफ, और उन्हें हाइलाइट्स कर देती थी। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे जेईई के। तो फिर मैं उसे रिवाइज़ करती थी। तो 4 वीक्स में मंथ कंप्लीट हो जाता है, और फिर जो मंथली पीडीएफ आती थी वो थोड़ा डिटेल में होता था, तो मैं उसे सी थ्रू कर देती थी बस, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी हुई है तो वो बार बार रिकॉल हो जाती थी। बट जो सबसे मेन पार्ट है, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स वाला पार्ट होता है, एंड में 20 टॉपिक्स होते हैं, उससे मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। क्योंकि जैसे अगर मैं अवार्ड्स पढ़ रही हूँ तो उससे सिर्फ उसमें अवार्ड्स ही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता था। और जब मुझे लास्ट मिनट में जो रिवीजन होता था, मैं हमेशा वो पर्टिकुलर पॉइंट से करती थी। मैं वो बड़ी वाली पीडीएफ्स नहीं खोलती थी, 300 पेजेस वाली नहीं खोलती थी, ना ही मैं वीकली पीडीएफ्स खोलती थी। सिर्फ मैं पर्टिकुलर पॉइंट्स टॉपिक्स वाली पीडीएफ को ही रिकॉल पढ़ती थी लास्ट मिनट में, और मुझे बहुत अच्छा मेरा रिवीजन हो जाता था। जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस देखती थी एग्ज़ाम में, मुझे रिकॉल होता था, हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है। और तो जीए में मैंने ऐसे किया हुआ था, और मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी उसमें कि कैसे आप जीए को अप्रोच करें। थोड़ा इजी ही बनाया, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जब भी मैंने पुराना एक्सपीरियंस है जो मेरा, जितने मैंने एग्ज़ाम दिए, तो मैंने जीए को हमेशा बहुत ज़्यादा पढ़ के कॉम्प्लिकेट कर लिया था। उतना नहीं करना है, फिर वो वर्क नहीं करता। एंड इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर रूल्स आपको आना चाहिए। कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो आप। मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की थी, वीडियोस वगैरह होती थी पहले, तो उनसे रूल्स पढ़ लिए, बट वो कभी काम नहीं आए मुझे। हाँ, हम जब पढ़ते हैं तो हमें खुद ही समझ में आने लगता है कहाँ कौन सा रूल लगना है। और जो पढ़ने की मैंने आपको बताया कि जो आपकी कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी है, वो उस पर आपको वर्क करना है। क्योंकि इंग्लिश जब आप मेंस देते हो तो उसमें इतना सारा डेटा होता है पढ़ने के लिए, स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस पे होते हैं वो भी इतने सारे बड़े बड़े होते हैं, उन्हें भी हमें बहुत ध्यान से देखना होता है। तो आपकी कॉम्प्रिहेंड करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी होना चाहिए, आपको डेटा समझ में आना चाहिए बेसिकली। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रामर रूल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें मेथड ऑफ जो एलिमिनेशन होता है, मैं जब इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है, भले ही आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो, बट आपको वो समझ में आ जाता है कि ये सही है या ये गलत है। तो एलिमिनेशन रूल आपको आना चाहिए कि आपको किस तरह से एलिमिनेट करना है, फिर आपको उसमें से आंसर चूज़ करना है। वो बहुत हेल्प करता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। क्योंकि जो बच्चों की इंग्लिश अच्छी भी है, वो भी जानते हैं कि जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आते हैं उन्हें। तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं जब इंग्लिश की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको शेयर करूंगी कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे वर्क करती है। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहा हो तो, या आप कोई भी कर सकते हैं, बट आप जो भी करें आप उस पर ट्रस्ट करें। उसे फॉलो करते टाइम आप डाउटफुल ना रहें, चाहे आप कोई सा भी करें। आपको हमेशा लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ठीक है, आप उस पर मतलब कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपको डाउटफुल नहीं रहना है कभी अपनी प्रिपरेशन को लेकर। एंड जितने भी प्रीलिम्स, अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं उस पर्टिकुलर, और मैं सब्जेक्ट्स वाइज भी क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, इन सब पे सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो अपलोड करूँगी अभी आगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अपडेट्स के लिए। उसमें मैं बहुत डिटेल बताऊंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए होता है, डूज़ एंड डोंट्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, हमें सब वो पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। जो मुझे लगता है कि अगर वो पता हो इंसान किसी को भी, तो उसकी प्रिपरेशन का बहुत सारा टाइम जो वेस्ट हो जाता है समझते समझते, एक्सपीरियंस करते करते, वो बच जाता है। तो डूज़ एंड डोंट्स की जो है वो मैं बनाऊंगी वीडियो, एंड वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जुड़े रहना मुझसे, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको ठीक लगे तो। ओके, बाय।